नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। कैसे हैं साथियों? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति भी समर्पित होंगे। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। यहाँ पे अक्सर बच्चों से बहुत बड़ी गलती होती है और हमेशा इसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ न कुछ मिस्टेक कर जाते हैं प्रश्न को सॉल्व करते समय। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बिंदु पे हम जो चर्चा करने वाले हैं वह पहली बिंदु हमारी क्या है कि अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन का मतलब क्या है कि अधिगम का आकलन जो है ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या है? यह मुख्यतः व्यवहारवादी सिद्धांत पर काम करता है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत पर काम करता है। ये भी आपसे पूछ लेगा कि अधिगम का आकलन क्या है, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत। अगर वो व्यवहारवादी है तो अधिगम के लिए आकलन ये क्या हो जाएगा, ये संज्ञानवादी सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञानवादी सिद्धांत पर काम करता है। ये व्यवहारवादी है तो ये क्या है, सिद्धांतवादी। ये निर्धारित अधिगम की समाप्ति पर होता है। ये आपका आकलन अधिगम का आकलन क्या होगा, ये निर्धारित अधिगम की समाप्ति पर, अधिगम की समाप्ति पर होता है। समाप्ति पर कहने का क्या मतलब है कि जब अधिगम यानी सीखना पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तो जो है अधिगम का आकलन किया जाता है। यानी सीखना बंद अधिगम की समाप्ति पर इसको किया जाता है। लेकिन जब अधिगम के लिए आकलन में जाएंगे तो ये सतत होता है, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। क्या होता है? यह सतत होगा, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होगा। ये ध्यान लीजिए, समाप्ति पर नहीं होगा, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होगा, प्रक्रिया के दौरान होगा। यह भी समझिएगा कि यह निर्धारित अधिगम की समाप्ति पर होगा। जब अधिगम समाप्त हो जाएगा तब होगा। लेकिन आपका अधिगम के लिए जो आकलन है वो सतत होगा, संपूर्ण होगा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान होगा। उसके बाद क्या है कि अगर अधिगम का आकलन हम देखें तो यह पश्चदर्शी होता है। क्या होता है? यह पश्चदर्शी, यह पश्चदर्शी होगा। पश्चदर्शी से तात्पर्य क्या है कि शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन और तदनुसार उनके विभिन्न श्रेणियों में उसको रखना, यह अधिगम की समाप्ति के उपरांत होता है। यह पश्च अधिगम है। लेकिन ज्यों ही आप इधर जाएंगे तो ये अग्र अधिगम होगा, यानी अग्रदर्शी होगा। क्या होगा? ये अग्रदर्शी होगा, अग्रदर्शी, अग्रदर्शी होगा। अग्रदर्शी का क्या मतलब है भाई? अग्रदर्शी का मतलब है कि संपूर्ण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों का सतत आकलन होगा। उसके बाद अधिगम की उन्नति हेतु एक नियमित जो है प्रतिपुष्टि दी जाती है, एक नियमित प्रतिपुष्टि दी जाएगी। यही इसमें समझ लीजिए। फिर क्या है? अधिगम का आकलन जो ये आवधिक होता है। क्या होता है? यह आवधिक होता है, आवधिक होता है। आपसे पूछ लेगा यह क्या है? आवधिक होता है। आवधिक का क्या मतलब है कि अधिगम का आकलन एक निश्चित समय के उपरांत होगा। क्या होगा? एक निश्चित समय के उपरांत, निश्चित समय के उपरांत ये होता है। क्या होगा? निश्चित समय के उपरांत होगा। लेकिन ये आवधिक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सतत एवं चक्रीय होगा। यहां पे आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये सतत एवं चक्रीय होगा, सतत एवं चक्रीय होगा। सतत एवं चक्रीय का क्या मतलब है? यानी यह लगातार होगा। चक्रीय मतलब लगातार आकलन होगा और आकलन की प्रतिपुष्टि होगी और उसका निदान और शिक्षण भी किया जाएगा। अब भाई देखिए, परीक्षा होने पूर्व संपूर्ण अधिगम के बाद अगर आप किसी का टेस्ट लेते हैं तो सुधारने का अवसर कम होता है। लेकिन पढ़ाई के दौरान, अधिगम के दौरान अगर आप आकलन कर रहे हैं तो उसकी कमियों को जांच कर उसका निदान करके उसको शिक्षण में लाया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा।
अब दूसरी चीज है, अधिगम का आकलन में क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा होती है। इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा होती है। व्यक्तिगत इसमें विभिन्नता जो होती है उसकी हमेशा इसमें क्या होती है, उपेक्षा होगा। आकलन की प्रक्रिया सभी विद्यार्थियों के लिए समान होता है और यह मुख्यतः लिखित परीक्षा पर आधारित होती है। यह उपेक्षा इसीलिए होती है कि लिखित परीक्षा होती है, लिखित होगा और सभी बालकों के लिए समान होगा, समान होगा। तेज बालकों के लिए भी वही प्रश्न पत्र, कमजोर बालकों के लिए भी वही प्रश्न पत्र। तो ये इसका एक डीमेरिट है किसका, अधिगम का आकलन। लेकिन जब आप अधिगम के लिए आकलन जाएंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होगा। यहां पे क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर यह आधारित होगा। इसमें व्यक्ति की विभिन्नताओं को देखते हुए, उसके मद्देनजर ध्यान रखते हुए आकलन की प्रक्रिया इसमें समावेशित की जाती है और इसमें असेसमेंट दिया जाता है, सहपाठी मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो यह आपका अधिगम के लिए आकलन है। यह निर्णयात्मक होता है। क्या होता है, निर्णयात्मक होता है। क्या, अधिगम का आकलन निर्णयात्मक होता है। यह भी समझ लीजिएगा कि अधिगम का आकलन जो है यह निर्णयात्मक होता है, निर्णयात्मक होगा। अधिगम का आकलन में हमेशा निर्णय दी जाती है फाइनली, लेकिन आपका अधिगम के लिए आकलन में फाइनल निर्णय नहीं होगा, वहां पे विवरणात्मक होगा, उसका विवरण किया जाता है, विवरणात्मक होगा। ये समझ लीजिएगा, यह बिंदु पूछा हुआ है कि आकलन में विवरणात्मक होता है कि आकलन के लिए में होता है। तो जब भी अधिगम के लिए आकलन होगा तो वह विवरणात्मक होगा। अधिगम का आकलन गैर औपचारिक होता है। क्या होता है, यह गैर औपचारिक होता है, गैर औपचारिक। क्यों गैर औपचारिक होगा भाई, जब हमारा पूरा प्रश्न पत्र, हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद जब परीक्षा लेकर रिजल्ट ही दे दिया जाएगा तो ये गैर उपचारात्मक तो हो गया, क्योंकि इसका उद्देश्य शैक्षिक संप्राप्ति की श्रेणी कर है, केवल कक्षा पास करना होता है। लेकिन जब आप अधिगम के लिए आकलन में जाएंगे तो यह हमेशा उपचारात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, क्योंकि ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये चलता रहता है। आपकी कमियों का निदान किया जाता है, पहले जाना जाता है, परखा जाता है कि गलती कहां से हो रही है, कैसे हो रही, फिर उसको दूर करने की बात की जाती है। इसमें उद्देश्य जो है सतत होता है, प्रतिपुष्टि के आधार पर होता है। अभ्यर्थियों को अपने अधिगम को प्रभावी बनाने के पूरे मौके दिए जाते हैं, इसीलिए यह उपचारात्मक होता है, इसीलिए अच्छा माना जाता है। एक और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यह इनका जो अधिगम के लिए, अधिगम का जो आकलन है ये मूलतः परिणात्मक होता है, क्योंकि इसके संबंध जो है अंकों एवं ग्रेडों से देखे जाते हैं। इसमें अंकों और ग्रेडों को महत्व दिया जाता है, अंकों एवं ग्रेड को महत्व दिया जाता है कि आपने अपने परीक्षा में कितना प्रतिशत पाया, कौन सा ग्रेड पाया, आपका क्या इसमें मूल बिंदु है, इसमें ग्रेडों से होता है। लेकिन जो ही अधिगम के लिए आकलन जाएंगे तो आपकी समझ, आपकी समस्या की समस्या समाधान, गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने की दिशा में इसमें काम किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थी इसमें क्या होते हैं, संयुक्त रूप से अंतः क्रिया करते हैं, गुणवत्ता का निर्णय साझा करते हैं, शैक्षिक उपलब्धि के बारे में इसमें ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ केवल ग्रेड नहीं है, देखिए अंक तो यहाँ भी दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ बच्चे के संपूर्ण विकास, उसकी शिक्षा, उसकी समझ और उसकी जानकारी को भी महत्व दिया जाता है। ये शिक्षक उन्मुख होता है। कौन, अधिगम का आकलन शिक्षक उन्मुख होता है, यानी शिक्षक के अनुसार ही होगा, ये शिक्षक उन्मुख होगा, ये समझ लीजिएगा, ये शिक्षक उन्मुख होगा। क्या होगा, शिक्षक उन्मुख होगा। लेकिन जो ही आप इधर जाएंगे तो ये बालक उन्मुख हो जाएगा।
इसमें बालक को महत्व दिया जाता है, विद्यार्थी उन्मुख होगा, शिक्षक इसमें सहभागी होगा, सक्रिय होगा, सहयोग करेगा, ये जान लीजिए। तो ये बालक उन्मुख होगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ये बालक उन्मुख होगा। तो ये कुछ मूल बिंदु हैं जो आपकी परीक्षाओं में यहां से पूछे जाते हैं। आपको इसमें समझना होगा कि कौन सा क्या है, कि उसमें व्यवहारवादी कौन से हैं, कौन से संज्ञानवादी हैं। तो छोटा सा एक टॉपिक था साथियों, और हम आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से हमेशा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर प्रेषित करें। मिलते हैं फिर, जय हिंद।